अध्याय 5 जल। जल से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो दैनिक कार्यों हमारे जो भी दैनिक कार्य होते हैं वो जल से ही प्रारंभ होते हैं। जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हम जानते हैं कि सवेरे जब हम उठते हैं, अपने दैनिक कार्य शुरुआत करते हैं, तो उस समय हम जल से ही शुरुआत करते हैं और जल ही हमारा जीवन है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा है। यानी इसको माने तो जैसे 1/4 भाग जल की मात्रा है पृथ्वी पर, और 29% जो है वो पृथ्वी यानी स्थल भाग है। लेकिन इतना जल होने के बावजूद भी हमारे पीने योग्य जो जल की मात्रा है वो केवल 3% ही है। 3% जल की मात्रा ही शुद्ध जल है जो हमारे पीने योग्य होता है। इसमें भी 3% जो जल की मात्रा है उसमें भी हमारे कुछ हिमनद हैं, हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में, नदियां, झरने, झीलें, ये हमारे शुद्ध जल के स्रोत हैं। तो इस तरह से 71% जल होने के बावजूद भी 3% जल जो है वो हमारे पीने योग्य हैं। तो इसको हमें शुद्ध रखना चाहिए। जल का जो हम देखते हैं तो इसमें अधिकतर हम पाते हैं कि जो महासागरों का जल होता है, सागरों, महासागरों, समुद्रों का जो जल होता है वो लवणीय होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, जो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की नदियां, झीलें जाकर मिलती है, जिससे वो लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो पीने योग्य नहीं होता है। जल में क्या होता है कि जल का हमेशा चक्र चलता रहता है। नदियों में जल आता है, हिम होते हैं, बर्फ होती है, वो पिघलती है तो नदियों में आता है, और नदियां वापस धीरे धीरे वो महासागरों में मिल जाती है, समुद्रों में मिल जाती है, और उसी से वापस भाप बनकर जब सूर्य का प्रकाश उष्मा बहुत तेज होती है उस समय वो बहुत तेज मात्रा जल वाष्प बनकर वापस वायुमंडल में फैलता है। और उसमें आगे चलकर जब हम जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है, तो जल वाष्प जो होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है, और उसमें संघनन की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं, और उन बादलों से वापस बूंदों के रूप में नीचे गिरना वर्षा कहलाता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो इसी प्रकार जो जल का स्वरूप बदलता रहता है उसे जल चक्र भी कहते हैं। जल प्रक्रम के स्वरूप में लगातार जल का बदलना जल चक्र कहलाता है। यानी जल का जो स्वरूप बदलता रहता है, जैसे नदियों का जल है, समुद्र का जल है, महासागरों का जल है, वो जल वाष्पित होकर वापस ऊपर की ओर उड़ता है और वायुमंडल में संघनन की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं, और उन बादलों से वापस जब उसमें हवा का दबाव और उसमें भार ज्यादा हो जाता है तो वो बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, जिससे वर्षा कहते हैं, और वो वर्षा का जल ही वापस स्थल भाग पर आता है और वो समुद्रों में आता है। तो ये जल चक्र हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार जल प्रक्रम के स्वरूप में लगातार जल का बदलना जल चक्र कहलाता है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि शुद्ध जल जो हमने बताया, जैसे कि हिम, नदियां, झरने, झीलें आदि, इनमें शुद्ध जल पाया जाता है, और समुद्र और महासागरों में, समुद्र और महासागर, इनमें जो इनका जो जल होता है वो लवणीय जल होता है, यानी पीने योग्य नहीं होता, खारा जल के बोलते हैं उसको। तो ये खारा जल होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल होने के बावजूद भी हमारे जो पीने योग्य जल की मात्रा है वो केवल 3% ही पाई जाती है। तो मीठे जल के ये स्रोत होते हैं और ये खारे जल, यानी इसमें लवणीय होते हैं, इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है। इसी तरह से हम देखते हैं तो समुद्र में जब
हम देखते हैं कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो उस हवा के तेज हवा के साथ ही समुद्र में लहरें भी उठती है। तो समुद्री सतह पर हवा के द्वारा जो लहरें उठती है और नीचे गिरती है उसे तरंगे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर हमारे 4 महासागर हैं, 4 महासागर। सामान्यतः हम सबको जानकारी भी होती है। इसमें हम ऐसे इसको वापस भी देख भी सकते हैं। जैसे पहला जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा जो है वो है अटलांटिक महासागर, और तीसरा जो है वो है हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों थोड़े दबे हुए हैं और उसमें बर्फ जमी हुई है, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इस कारण से वह दोनों क्षेत्र बर्फीले क्षेत्र होते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव है उसे आर्कटिक महासागर का नाम दिया गया है। ये आर्कटिक महासागर कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद में अटलांटिक महासागर है जो सबसे व्यवस्थित महासागर माना जाता है, क्योंकि ये 2 विकसित महाद्वीपों के बीच में आने के कारण यहाँ अधिक व्यापारिक क्षेत्र जहाज चलते रहते हैं, इसलिए ये अधिक व्यवस्थित महासागर माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर जो हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है, और चौथा है उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर। इन महासागरों में पानी बहुत है, जल की मात्रा बहुत है, लेकिन ये सारा जल लवणीय जल है जो पीने योग्य नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो समुद्र और महासागरों का जल लवणीय होता है और इनमें तरंगे उड़ती रहती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे पवन तेज चलती है उस तेज पवन के बहाव से समुद्र में लहरें भी उड़ती और समुद्री सतह पर लहरें उड़ती और गिरती रहती है, जिससे तरंगे कहते हैं। जैसे कि 2004 में समुद्र हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी, यानी समुद्र की तरंगों का उठना और 15 मीटर से भी अधिक ऊंची तरंगों का उठना सुनामी कहलाता है। तो 2004 में जब आई थी तो उस समय हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हम मानते हैं वो इंदिरा पॉइंट, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में आई सुनामी में जलमग्न हो गया था, यानी जल में डूब गया था। तो इस तरह से हम ये जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, जल ही हमारा जीवन होता है। जल से ही हमारे सारे दैनिक कार्य पूर्ण होते हैं और जल से ही सभी कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो शुद्ध जल की मात्रा 3% है, तो इससे हमें बचाना चाहिए। जल संरक्षण, हम कहते हैं कि जल संरक्षण, तो जल संरक्षण का मतलब हो जाता है जल को सुरक्षित रखना, उसे जल संरक्षण कहते हैं। यानी जल को सुरक्षित रखना उसे जल संरक्षण कहा जाता है। तो इस तरह से अभी जो हमने सारांश के रूप में अध्ययन किया है उसी में से मैं आपको 2 प्रश्न देती हूँ, तो उन प्रश्नों को करने की कोशिश करें। तो हमारा पहला प्रश्न है जल चक्र क्या है। दूसरा हमारा प्रश्न है महासागरों के नाम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है समुद्री तरंगे क्या है। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। धन्यवाद।